जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामर के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर की एक भर्ती निकली हुई है और आज हम इसी के बारे में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यदि आप यूपी पुलिस में प्रोग्रामर बन जाते हो तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, मतलब आपको काम क्या करना पड़ेगा, वर्कलोड कितना ज़्यादा रहेगा, ड्यूटी टाइम आपका क्या रहने वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा आपको और कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा, यूपी पुलिस में प्रोग्रामर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट होगा, क्या मेल फीमेल दोनों यहाँ पर एलिजिबल है। जब आप यूपी पुलिस में प्रोग्रामर बन जाओगे तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी रहेगी, ट्रेनिंग के बाद सैलरी कितनी रहेगी, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है और इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा ना वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, 100% सही बात है। तो आप उसके ऊपर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो बनाता हूँ, आपको जो भी जानकारी देता हूँ, मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको 100% सत्य जानकारी दूँ। और इसीलिए हम यहाँ पर जो भी वीडियो बनाते हैं वो ऑथेंटिक डाटाओं के साथ बनाते हैं। तो अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज एक बार सबसे पहले ये कर दें। देखो, जब आप वीडियो को लाइक करते हो, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का सबसे मेन मोटिव क्या है कि मैं आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दूं। भाई, आप तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म भर दिया है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से कि यहां पर आपको काम क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपका ड्यूटी टाइम कितना रहेगा, सबसे मेन सैलरी के बारे में, जिससे हमें सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। भाई, आप तैयारी तो कर ही रहे हो और आपको पता चले कि यहाँ पर बहुत गजब की सैलरी मिलेगी, तो आपके अंदर एक जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। भाई, अब आप जो 7-8 घंटे रेगुलर मेहनत कर रहे हो ना, इस वीडियो के बाद में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 10-12 घंटे, 13-14 घंटे मेहनत करने लग जाओगा और आपकी ये जो जॉब है वो एक ड्रीम जॉब हो जाएगी। यहाँ पर इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो इन छोटी छोटी चीजों से आपको क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। क्योंकि वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें रुपए नहीं मिलते, लेकिन केवल एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें इस वीडियो से इतने लाइक मिले हैं, इतने लोगों ने शेयर किया है, इतने सब्सक्राइब मिले हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, हमारा जो काम है वो आप लोगों को पसंद आया है। और आपको भी पता होगा जब मैं इतनी जानकारी दे रहा हूं तो एक वीडियो के पीछे हमारी कितनी ज्यादा मेहनत होती होगी। ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा है, जो आप करो। ठीक है, तो अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। सबसे पहले मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि यहां पर आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा। ठीक है, मेरा एक जानकार है, वो यूपी पुलिस में प्रोग्रामर है और उन्हीं ने जानकारी दी है जिसको मैंने यहाँ पर इस फोन में लिख रखा है, उसको मैं पढ़ के बताता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के लिए कोड और प्रशिक्षण प्रोग्रामिंग। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित और तैनात करें, प्रशिक्षण उत्पादन परिवेश के लिए कोड बिल्ड निष्पादन करने का काम, मौजूदा कोड में बग ठीक करने का काम, उत्पाद डिजाइन मार्केटिंग टीमों के साथ सहयोग करने का काम, कंपनी मानकों के अनुसार दस्तावेजीकरण बनाने का काम, तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए प्रशिक्षण, दस्तावेजन परीक्षण और सहायता प्रदान करने का, और उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत समस्याओं एवं प्रश्नों का समाधान करने का। ठीक है, ये इन्होंने मोटे मोटे तौर पर काम बताए। अब मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूं कि इनको काम क्या करना होगा। देखो भाई लोगों, आजकल पहले तो जो काम होता था पुलिस डिपार्टमेंट में वो सारे का सारा काम किस में होता था? रजिस्टरों में होता था, जिसमें लिख कर काम किया जाता था। आजकल जो भी काम हो रहे हैं पुलिस में वो सभी के सभी ऑनलाइन हो रहे हैं, जैसे एफआईआर ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी काम करोगे पुलिस से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड है वो सभी के सभी आज हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है। तो देखो, जो भी एफआईआर ऑनलाइन छटाने का काम है,
कोई डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करने का काम है, ये काम कौन करता है? कंप्यूटर ऑपरेटर करता है। जो प्रोग्रामर है ना, वो क्या काम करता है? पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है, ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उनको सही ढंग से काम करवाना। ठीक है भाई, पुलिस डिपार्टमेंट की कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसमें उसको कोई हैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका जानकारी रखना। ठीक है, वो वेबसाइट प्रॉपर वे में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी जानकारी रखना। ठीक है, उसमें कोई बग तो नहीं आ गया है। बग का मतलब क्या होता है? देखो, यदि ऑनलाइन वेबसाइट में या सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, जिसकी वजह से वो काम नहीं करता, उस प्रॉब्लम को ही बग कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करते हैं? उस बग को ढूंढते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। तो आपको मोटा मोटा तो काम आ ही गया होगा समझ में कि आपको क्या क्या करना है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। ठीक है, कोई एप्लीकेशन से फ्रॉड कर रहा है, कोई वेबसाइट से फ्रॉड कर रहा है, तो क्या सच में ही एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से फ्रॉड हो रहा है, इसका पता करने के लिए आपको काम लिया जाएगा। ठीक है, कोई एप्लीकेशन था, कोई वेबसाइट थी, पुलिस को पता चला कि इसके द्वारा फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो पुलिस सबसे पहले आपको पकड़ेगी। ठीक है, प्रोग्रामर है आप, फिर आपको लेके जाएगी वहां पर, और फिर आप क्या करोगे? उसको अच्छे तरीके से चेक करोगे कि क्या सच में यहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, जब आपने बता दिया कि यार सच में इस वेबसाइट की वजह से फ्रॉड हो रहा है, इस एप्लीकेशन की वजह से फ्रॉड हो रहा है, तो फिर क्या करोगे? आप उन पुलिस वालों को बताओगे कि भाई सच में ये जो एप्लीकेशन, ये जो वेबसाइट, वो बिल्कुल गलत है। फिर आपके आदेशानुसार पुलिस उस मुजरिम को पकड़ेगी, उस कैंडिडेट को पकड़ेगी और उसको कोर्ट तक लेके जाएगी, फिर बाकी का आगे सारा काम होगा। तो ओवरऑल मैं एक शब्द में यही समझाना चाहूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उनको सुचारू रूप से काम करवाने का जो काम है ना, वो आपको करना होगा। ठीक है, अब वर्कलोड की बात की जाए, भाई वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन वेबसाइट पे ऐसा नहीं है कि चलो सदाई गड़बड़ चलती रहेगी। ठीक है, कभी कभार कोई मिस्टेक होती है, उनको आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, आपका जो ड्यूटी टाइम होगा उसमें आपको पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। लगभग 8 घंटे की ड्यूटी होती है। ठीक है, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी नहीं होता। कभी कभार इमरजेंसी होता है, जैसे मान लो पुलिस की वेबसाइट को किसी ने हैंग कर लिया या कोई एप्लीकेशन को किसी ने हैंग कर लिया, तो उस सिचुएशन में आपको इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है, जो कभी कभार होगा, सदा नहीं होगा। तो वर्कलोड ना के बराबर है। ड्यूटी टाइम वही आपका लगभग 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से एक नाइट शिफ्ट चलेगी, तो बहुत ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नौकरी है। आपको एक ऑफिस मिलेगा, ऑफिस में बैठकर आपको काम करना होगा, बिल्कुल अच्छी खासी रेस्पेक्टेड जॉब है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जैसे जो सब इंस्पेक्टर होता है वो एएसआई को डांट देता है, एएसआई जो कांस्टेबलों को डांट देते हैं, या सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल को डांट देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ज्यादा वर्कलोड दे देते हैं। आपके ऊपर ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, मस्त तरीके से स्वतंत्रता के साथ आप अपना काम करोगे, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखो, इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि लिखित परीक्षा 200 अंक की होगी, कुल पर्सन 160 होंगे, प्रत्येक पर्सन 1.25 अंक का होगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितना होगा? 1.25 अंक का होगा। और यह वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑनलाइन परीक्षा होगी, 2 भाग में होगी, जिसकी समयावधि 2.5 घंटे की होगी, प्रत्येक भाग 100 अंक का होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्न पत्र मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी का होगा, और लिखित परीक्षा का दूसरा भाग है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर था कि 200 नंबर का पेपर होगा, 160 क्वेश्चन होंगे, मतलब जो 90 क्वेश्चन है वो तो आपके किसके होंगे? सॉरी, 160 है तो 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तो किसके होंगे? आपके मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति और सूचना प्रौद्योगिकी, और 80 क्वेश्चन है जो आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के होंगे। 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों, 21 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी जो भी रिजर्व कैटेगरी है, उनको गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज में छूट मिलने वाली है। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अहर्ता था। ठीक है, यहाँ पर सभी के सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एफिलिएटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन DOEACC विभाग से कंप्यूटर में ए लेवल
की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, तो भाई लोगों आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही साथ DOEA डबल सी डिपार्टमेंट से आपके पास कंप्यूटर का ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल की बात की जाए, यहाँ पर आपका कोई किसी तरीके से फिजिकल नहीं होगा। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में फिजिकल होता है ना, कि आपकी रेस हो रही है, आपकी चेस्ट मापी जा रही है, आपका सीना मापा जा रहा है, ठीक है, आपकी हाइट मापी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मेल फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही शानदार वाली जॉब है। बात की जाए मेडिकल का, मेडिकल आपका एक नॉर्मल सा मेडिकल होगा जो सभी जॉब में होता है। आप टीचर बनोगे तो भी आपका मेडिकल होता है जब आप ज्वाइनिंग लेते हो, जो आपको अपने नियरेस्ट जो CHC हॉस्पिटल है, जो CHC हॉस्पिटल, वहां से किसी डॉक्टर से बनवाना होता है, या आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से भी बनवा सकते हो जिसने MBBS का डिग्री ले रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करते हैं इनकी सैलरी के बारे में, जो बिल्कुल 100% एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। अब देखो, पुलिस यूपी पुलिस प्रोग्रामर है जो ग्रेड 2 है, और इनका जो ग्रेड पे है वो 4600 होता है। पे मैट्रिक्स इनका 9300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए तक होता है, लेवल 2 में आती है। बेसिक पे इनका 44,900 रुपए से शुरू होता है और 1,42,400 रुपए तक जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आप प्रोग्रामर बनोगे तो आपकी पहले महीने की जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 44,900 रुपए। ठीक है, उसके बाद आपको डीए, यहाँ पर अभी फिलहाल में 46% डीए मिल रहा है, लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग हुई तब तक कम से कम 50% डीए हो ही जाएगा। तो 50% के अकॉर्डिंग यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 22,450 रुपए आपके डीए के बन जाते हैं। ठीक है, एचआरए के मामले में यूपी गवर्नमेंट ने एक अलग से स्लैब बना रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग 13,470 रुपए के आसपास आपको एचआरए मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 3600 रुपए मिलेंगे, राशन मनी अलाउंस के आपको 1875 रुपए मिलेंगे, और आपका जो भी सिस्टम होगा उनका सही ढंग से मेंटेनेंस रखने के आपको 185 रुपए मिलेंगे। जैसे आपका जो कंप्यूटर वगैरह होगा, ठीक है, उसको आपको मेंटेनेंस रखना होगा, कंप्यूटर की साफ सफाई रखनी होगी, ठीक है, उसके आपको 185 रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके से ये आपको टोटल ग्रोस सैलरी बनेगी 86,480 रुपए। ठीक है, अब इसमें कटौती क्या क्या होंगी भाई? एनपीएस कटेगा 6,735 रुपए का। ठीक है, एनपीएस क्या होता है भाई? आपके बेसिक पे और डीए का 10% कटता है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए का लगभग 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके एनपीएस अकाउंट में महीने का टोटल 24% अमाउंट आएगा। 10% आपका कटा जो, 14% गवर्नमेंट ने आपको दिया जो। ठीक है, ये जो अमाउंट है एनपीएस का, ये विद इंटरेस्ट जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना तब आपको वापस मिल जाएगा। जीआईएस के तौर पर आपके 120 रुपए कटेंगे, तो टोटल कटौती हो जाएगी आपकी 6,855 रुपए की। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं इनकी नेट सैलरी के बारे में, कि यदि आप प्रोग्रामर ग्रेड 2 में बन जाते हो तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी होगी जो आपके अकाउंट में पहले महीने में ट्रांसफर होगी। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इनकी जो पहले महीने की नेट सैलरी वो 79,625 रुपीज रहने वाली है। पहले महीने की सैलरी लगभग 80,000 रुपए रहने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे मोटिवेशनल वीडियो के साथ।